और हम देखते हैं दूसरी तरफ चीफ को जो पोस्टर लगा रखा होता है एक फेस्टिवल का, और वहाँ पर वो आंटियां भी रखी होती हैं जो उस पोस्टर को लगवाने उसकी हेल्प कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं मिंजू को अपने पीछे योंजू को बिठाते हुए ला रहा होता है स्कूटर में। वो आंटी उसे देखती है और बोलती है अरे इसके पीछे क्या है, और वो भागती हुई देखती है कि उसके पीछे योंजू होती है और वो हंसने लग जाती है, बोलती है इनके बीच में कुछ तो चल रहा है तभी ये चीजें हो रही है। चीफ वो आंटियां सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो कपल्स आ जाते हैं और चीफ उन कपल्स को देख के काफी ज्यादा बोलने लग जाता है कि ये तो मैच भी नहीं करते, पता नहीं है एक साथ क्यों है। और वो सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिंजू आता है। तो वो चीफ पहले तो उस लड़की का पेयर मिंजू से बनाता है और बोलता है कि ये पिक्चर तो काफी बेटर भी लग रही है। फिर उस लड़की को उसके हस्बैंड के साथ बनाता है, तो वो काफी चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि ये पेयर क्यों बना हुआ है, और वहाँ से जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं योंजू को जो बैठी हुई होती है चेयर पे, एकदम से अपनी आंखें खोलती है और इधर देखने लग जाती है। फिर वो लोगों के पास जाती है और बोलती है यहाँ पर काम करना है, और फिर वो लोगों के साथ काम करने लग जाती है। चीफ उसे देखता है और बोलता है अरे तुम इतनी ज्यादा सोबर भी हो गई है, तो बोलती है हाँ मैं इतनी जल्दी हो भी जाती हूँ, और वो सारे काम को कर रही होती है काफी फटाफट स्पीड में। चीफ उसके पास आता है और बोलता है अरे तुमने इतनी जल्दी काम भी कर दिया। तभी वहाँ पर मिंजू भी आता है आंटियों के साथ, और वो आंटियां देखती है और बोलती है कि इतनी जल्दी ये सोबर भी हो गई है तो सारा काम भी कर लिया। वो आंटी काफी देख के उसे शॉक में हो जाती है और मिंजू भी उसे देखकर शॉक में हो जाता है। फिर योंजू से देखती है तो मिंजू को हाई कर रही होती है, तो मिंजू उन आंटी को लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं चलो जल्दी जल्दी। पर योंजू उसके पास भाग के जाती है और उसे बोलने लग जाती है कि मैंने सुना तुमने ये ऑर्गेनाइज करा है फेस्टिवल को और ये काफी ज्यादा अच्छा है। वो आंटियां बताती हैं हाँ कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर यही तो है, और वो उसकी तारीफें करने लग जाती हैं, जिसे सुनकर मिंजू काफी ज्यादा शाय हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने ही करा है, और वहाँ से वो जा रहा होता है। पर योंजू उसके पीछे पीछे जा रही होती है और उसकी तारीफ करने लग जाती है, और वो आंटियां उसको स्माइल दे रही होती है, बोलती है इन दोनों को तो कुछ तो होगा, हम कुछ तो करके रहेंगे। मिंजू और योंजू काम कर रहे होते हैं, तो वो आंटियां उनको चुप के देख रही होती हैं। फिर वो योंजू के पास आती हैं और उसे बोलती है हमसे बात करने के लिए। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाती हैं, और वो आंटियां योंजू से बोलती है कि तुम्हें अगर डील को सील करवानी है बॉस के साथ तो तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी, हम बता सकते हैं। तो योंजू बोलती है अच्छा क्या है, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? तो आंटियां बोलती है हाँ तो तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा ये चीज देने के लिए। तो योंजू बोलती है पर वो तो अभी आऊंगी नहीं। फिर वो आंटियां बोलती तुम्हें कैसे पता? तो योंजू बोलती है कि मेरे को पता है क्योंकि मैंने ये बहुत काम करे। तो वो आंटियां बोलती है फिर भी तुम वहाँ पर जाओ और बाकी काम हम कर लेंगे। तो योंजू बोलती है हाँ, और वो जा रही होती है और बातें करने लग जाती है कि ये इतना आसान काम नहीं है, फिर भी वो मुझे भेज रहे हैं यहाँ पे। तभी वो साइड में देखती है कि वो पौधा दिखता है उसे, और वो उसे निकालने लग जाती है काफी खुशी खुशी। फिर हम देखते हैं वो आंटियां मिंजू के पास जाती है और वहाँ पर बोलती है कि योंजू तो उस जंगल में चली गई है, अब उसका क्या होगा, वहाँ पर वो कुछ हो गया उसे तो फिर क्या होगा। पहले तो मिंजू उस बात को इग्नोर करता है और बोलता है कि वो स्पेशल टास्क फोर्स में थी तो इतना दिक्कत भी नहीं होगी उसे। पर वो आंटियां कुछ चीज को बढ़ाने लग जाती हैं, तो मिंजू भी सीरियस लग जाता है और उस जगह पर चलने लग जाता है। चीफ उन आंटी की बातें सुनता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, इन दोनों का कपल बना रही हो? तो आंटियां बोलती है हाँ हम यही कर रहे हैं। फिर चीफ बोलता है कि इनका तो पेयर भी नहीं बन सकता, ये एक दूसरे को सूट भी नहीं करते। पर वो आंटी उसकी बातें नहीं सुनते और हंसने लग जाती है। और हम देखते हैं मिंजू को जो जा रहा होता है और योंजू को ढूंढ रहा होता है। वो ढूंढते ढूंढते रात भी हो जाती है और बोलता है कि ये कहाँ चली गई, मुझे दिख भी नहीं रहा है। और वो जा रहा होता है, तभी वो देखता है एक जगह पर जहाँ पर घर टाइप दिखता है, तो वो उसमें जाता है और देखता है कि योंजू वहाँ पर बैठी हुई है। तो मिंजू से पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो योंजू बोलती है कि रात भी हो गई थी तो मुझे लगा मेरे को जाना नहीं चाहिए, तो मैं यहीं पर ही रहती, फिर सुबह जाती। तो मिंजू बोलता है मतलब तुम यहीं रहती? तो योंजू बोलती है हाँ क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत कर रखी है, यहाँ पर कैंप लगाती मैं। फिर वो आग जलाने के लिए बैठी हुई होती है, तो मिंजू बोलता है कि तुम्हारे पास लाइटर है जो तुम इसको जला पाओगी? तो योंजू बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। तो मिंजू बोलता है कि तुम्हें तो पत्थर से जलाओगी? तो योंजू बोलती है कि ऐसे तो जल भी नहीं सकता है। फिर वो उसे एक वेपन दिखाती है और उससे उस आग को जला देती है, जिसे देखकर मिंजू काफी खुश होता है, बोलता है वाह कितनी जल्दी तुमने जला भी दिया है। फिर वो आग सहने लग जाते हैं। योंजू से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम मेरे को देख नहीं सकते हो? तो मिंजू उसके बात को सुनता है पर कुछ बोलता नहीं है। पर योंजू उसे बोलने लग जाती है तुम ऐसा बोल क्यों रहे हो, तुम मेरे को देख नहीं सकते हो, तुम अगर मुझ पे गुस्सा हो तुम मुझ पे चिल्ला सकते हो, पर तुम ऐसे थोड़ी करोगे। तो योंजू बोलती है बल्कि मैं ऐसा ही चाहूंगी तुम मुझ पे चिल्लाओ। तो मिंजू उसे देखने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ब्रीथ करना चाहिए। तो योंजू बोलती है कि मतलब? फिर वो बोलता है कि तुम बस सांसें अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो। तो फिर योंजू वही करने लग जाती है। फिर मिंजू से बताता है कि मैं अपने फीलिंग्स को ना जैसे कि एंगर वगैरह इनको ना एक्सप्रेस करने में थोड़ा ना कतराता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है जो कि एक सोल्जर थे और वो चाहते थे कि मैं ऐसे काम ना करूँ, पर मैं वैसा ही निकला। वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह टफ बनूं पर मैं कर नहीं पाया। और योंजू उसकी बातें सुन रही होती है। फिर मिंजू बोलता है योंजू से कि अगर मैंने तुम्हें भी किसी भी चीज के लिए अनकंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट करवाया हो तो मैं तुम्हें उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो योंजू बोलती है तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो मिंजू से देखने लग जाता है। फिर वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब से ही सब मुझे बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। वो योंजू को अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि मेरे पापा सोल्जर थे तो मुझे टफ चाहते
होते हैं वो ऐसे बता रहा होता है और फिर हम देखते हैं स्टोरी टेलिंग टाइप के। मिंजू बच्चा होता है और डेस्क पे बैठा हुआ होता है, तभी लड़की उससे कुछ चीज मांगती है तो मिंजू उसे खुशी खुशी दे देता है, पर वो देखता है कि वो लड़की मास्क पहनी हुई होती है और बहुत ज्यादा ही क्रीपी स्माइल दे रही होती है। फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया होता है और कुछ लड़के आते हैं उसको बोलते हैं कि हमारी हेल्प करवा दो, तो मिंजू बोलता है चलो ठीक है मैं करवा दूंगा, और फिर उन लोगों के मुंह पे भी मास्क लग जाता है। फिर हम देखते हैं अब मिंजू बड़ा हो चुका है और अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि मैं ही सबसे ज्यादा अलग क्यों हूँ, मैं ही ऐसा क्यों हूँ। तो उसकी माँ बोलती है बेटा सब अलग ही होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं तभी है, और वो एक दूसरे का साथ जोड़ रहे होते हैं। और उसका कलर वापस आ जाता है तो मिंजू हंस रहा होता है, तभी उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है और वो वापस से ही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है अपनी मम्मी के मरने की वजह से, तो उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि तुम कब तक ऐसे ही रोते रहोगे, और उसे चाटा मार देता है। फिर वो एक काफी काली जगह पर चला जाता है और हम देखते हैं हम आग वाली जगह पर आ चुके हैं। स्टोरी खत्म होने के बाद मिंजू बोलता है कि जब मैं तुम्हारे बूट देखता हूँ ना तो मुझे अपने पापा की याद आती है कि वो जब मुझे अपने जैसा ही मानते थे। तो योंजू अपने बूट्स को उतार देती है और मिंजू बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो योंजू बोलती है तुम्हें इतनी भी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम इतना सोचो मत, और वो उससे हैंडशेक के लिए मांगती है। तो मिंजू भी उसका हैंडशेक करता है। फिर योंजू उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अलग नहीं हो और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वियर टाइप के हो, तुम बस कुछ ज्यादा ही काइंड हो और कुछ नहीं हो। फिर योंजू से बोलती है कि दूसरों का हेल्प करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, हालांकि तुम दूसरों से हेल्प ले सकते हो पर हेल्प करने में बहुत ज्यादा ही करेज की जरूरत है और तुम वो चीजें करते हो। तुम्हें कितना टाइम लगा अपनी स्टोरी को बताने के लिए किसी को, और वो भी इतने काम होके, और तुम अब खुश हो इसको बता के। तो मिंजू बोलता है कि हाँ मतलब अब लाइफ इतनी बुरी नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, बल्कि 6 साल पहले मुझे किसी ने बचाया था और उसके वर्ड्स मुझे अभी भी याद हैं। और हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कोई उसके पास आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे कुछ बोल रहा होता है। मिंजू बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे उसके कुछ बातें याद है। और हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिंजू लेटा हुआ होता है और कोई उसके सामने उसका कैमरा रख के चला जाता है वहाँ से। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद मिंजू बोलता है कि मुझे बस उसके एडवाइस याद है और मैं उसको अभी तक फॉलो करता हूँ। उसने बोला था कि मुझे बस अपने आप से ही काइंड रहना और कुछ नहीं है। योंजू उसकी बातें सुनने के बाद उसे कुछ बोलने लग जाती है और हम देखते हैं मिंजू से देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ रखे होते हैं। फिर योंजू अपने आंसू को रोकने के लिए दूसरी तरफ देख लेती है और अपने नाक को दबाने लग जाती है। तो मिंजू बोलता है कि तुम्हें पता है जब भी तुम्हें रोने का मन करता है पर तुम अपने आंसू को रोकने के लिए अपने नाक को दबा देती हो। तो योंजू से देखने लग जाती है और बोलती है पर मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं करती हूँ, और वहाँ से बोलती है कि अब मुझे जाना है सोने के लिए, तो उठ के चली जाती है। और मिंजू से देख रहा होता है कि वो अब बैठे बैठे ही सो चुकी है। फिर वो उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो उसके हाथ को थोड़ा खींचता है तो उसका सर उसके कंधे पे गिर जाता है। ये देखते ही मिंजू स्माइल करने लग जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर स्नोफॉल भी होने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियम अपने फोन में बातें कर रही होती है मैच मेकर से, और मैच मेकर बता रही होती है कि तुम्हारा A ग्रेड ही है बट वो A+ नहीं है, A- है, क्योंकि तुम्हारी जो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन है वो अच्छी नहीं है, इससे तुम्हारा A+ नहीं हो पाया है। तो रियम अपने पेरेंट्स को देख रही होती है जो कोई दूसरा काम कर रहा होता है और कोई दूसरा काम होता है। तो रियम बोलती है कि पर मैंने उनके बारे में झूठ तो बोला नहीं है। फिर वो अपने घर पे जा रही होती है कि तभी पीछे मुड़ के बोलती है बाय, पर कोई आवाज नहीं आती है तो वहाँ से जाने लग जाती है। वो अपने कार में होती है और बोलती है अब मैं मिंजू को कैसे लाऊं इस चीज में, वरना मेरा बॉस मुझे बोलता ही चला जाएगा। और उसकी बॉस की बात याद करती है जब वो बोलता है कि तुम मुझे योंजू से कंपेयर करने में मजबूर मत करो। फिर वो बोलती है कि मैं अपने आप को कंपेयर तो करवाऊंगी नहीं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ योंजू अपनी नींद से उठ गई होती है और वो देखने लग जाती है कि वो कहाँ पर है। तो मिंजू से बोलता है कि तुमने तो काफी टाइम तक रेस्ट करा। तो योंजू बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा ही गार्ड में रहती हूँ। तो मिंजू उसके मुंह की तरफ इशारा करता है तो योंजू अपना मुंह छुपाने लग जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। मिंजू से पीछे की तरफ से चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ तो रहा हूँ। तो योंजू बोलती है पर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी अपने गार्ड को छोड़ती नहीं हूँ, मतलब मैं हमेशा अपने चाहे सोई हुई भी क्यों ना हूँ, मैं हमेशा अपने चौकन्ने रहती हूँ, मैं कभी किसी चीज के लिए ऐसे सो ही नहीं पाती हूँ। तो मिंजू उसके पास आता है और बोलता है कि पर तुम तो काफी देर तक सोई थी। योंजू से देखती है और फिर से अपना मुंह छुपा के वहाँ से जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो गांव के चीफ से बात कर रही होती है और बोलती है कि मुझे कुछ बात करनी है। तो चीफ बोला होता है तो मैंने विलेज को इकट्ठा तो कर लिया पर तुम क्या बात करोगी। और रियम उनके सामने होती है, सब विलेज वाले वहाँ पर होते हुए बातें करने जाते कि क्या बोलेगी। रियम उनसे बोलती है कि अगर आप लोगों को पैसा बनाना है तो मैं आपके लिए इसको बता सकती हूँ। तो चीफ बोलता है अब तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रह ही सकते हैं, और सब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। फिर रियम उसे बोलने लग जाती है कि तुम अगर पैसा चाहना चाहते हो और कैसे बढ़ेंगे वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और वो सबको बता रही होती है कुछ न कुछ बातें। पहले वो उन आंटियों को बताती है, फिर वो उस कपल्स को बता रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू और मिंजी आ रहे होते हैं। तो मिंजू बोलता है कि इतने ज्यादा यहाँ पर शांति क्यों है। तो योंजू बोलती है फेस्टिवल चल रहा होगा तो सब वहाँ पर होंगे। और हम वापस से रियम के पास आते हैं और रियम उन्हें बता रही होती है कि मैं आपको इन चीजों में ऐसी चीजें दूंगी कि अगर आप मास प्रोडक्शन करेंगे तो आपके पास इतना प्रॉफिट हो सकता है। फिर रियम बोलती है कि अगर आप ये चीजें कर पाएंगे तो आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा और आपका विलेज भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर सब लोग हंसने लग जाता है, अच्छा ऐसा होगा। फिर चीफ अपना हाथ उठाता है और पूछता है कि अगर तुम्हारा एजेंडा ये है तो योंजू का एजेंडा भी तो यही होगा। तो रियम बोलती है कि वो दूसरी टीम से और मैं दूसरी टीम से हूँ, मैं यहाँ पर उन्हें अलग काम के लिए लाई हूँ
हूँ और योंजू जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिंजू को ही हायर करने आई है। ये सुनते ही वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते और बोलते हैं अगर वो मतलब मिंजू को ही ले जाएंगी फिर हमें यहाँ पर कैसे पैसा आएगा। तो रियम बोलती है अब वो यही चाहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर योंजू आ रही होती है, काफी ज्यादा खुश होकर हाथे हिला के आ रही होती है। वो आंटी उसे मना कर रही होती है आने के लिए। तभी वहाँ पर वो चीफ और वो कपल आ रहे होते हैं और सारे गाँव वाले भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर वो गाँव वाले उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलने वाले ही होते हैं कि चीफ एक के हाथ से नमक छीन लेता है और उसके ऊपर डालने वाला होता है, पर उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और मिंजू को भी वो अपने साइड में ले जाते हैं। जब चीफ के हाथ से नमक रोक रहे होते हैं तभी वो नमक उछल जाता है और सारा योंजू के ऊपर गिर जाता है। फिर योंजू सामने लोगों को देखती है और पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, और उसके ऊपर सारा नमक होता है। फिर वो चीफ बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है, कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम मिंजू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। मिंजू योंजू को देख रहा होता है और योंजू भी उसे देख रही होती है। फिर वो अपने कपड़े को साफ करने लग जाती है और हम देखते हैं उनके बीच में क्रैक आ गया होता है जिसमें योंजू अलग हो रखी होती है और वो गाँव वाले अलग हो रखे होते हैं। फिर मिंजू उस क्रैक के बीच में से उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। सब गाँव वाले उसको देख रहे होते हैं और मिंजू उन सब गाँव वालों को देख रहा होता है और हम देखते हैं योंजू भी उसे देख रही होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब मिंजू योंजू को उन गाँव वालों से बचाएगा या नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।